बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज जो मैं बात करूंगा वो तीन सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा और तीन टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। पहली टेक्नोलॉजी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रम बफर रोप, जो कि कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसका सप्लाई चेन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से और बिजनेस मैनेजमेंट से भी लिंक है। और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सेस कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रम बफर रोप को। ड्रम बफर रोप एक प्रोडक्शन फ्लो की टेक्निक है जो कि कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है। जहाँ आपके पास रिसोर्सेज अंडर कंस्ट्रेंट होती हैं वहाँ ड्रम बफर रोप जो है उसको एज अ टेक्निक, प्रोडक्शन फ्लो की टेक्निक के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये तीन हिस्सों में इसको मज़ीद तोड़ा जाता है। ड्रम का मतलब है, ड्रम जो है वो पेस ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं, जो आप कह लें एक पेस या हार्ट बीट ऑफ द कस्टमर भी कहते हैं उसे। यानी ड्रम का मतलब है जिस हिसाब से हार्ट बीट ऑफ कस्टमर, यानी जिस हिसाब से कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन के पेस को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो पेस ऑफ प्रोडक्शन जो आप सेट करते हैं कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट में, दैट इज एक्चुअली नोन एज ड्रम बीट और दैट इज एक्चुअली नोन एज द पेस ऑफ प्रोडक्शन। असल में क्या है, ये जो मास्टर स्केड्यूल ऑफ ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने का नाम कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट में क्या है, ड्रम बीट। और ड्रम बफर क्या है, बफर उस सेफ्टी या स्टॉक या प्रोटेक्टिव कैपेसिटी को कहते हैं जो कि आप कंस्ट्रेंट पे, जो कंस्ट्रेंट रिसोर्स होता है उस उधर या उसके एंड पे मैनेज करते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो कि आपका कंस्ट्रेंट जो है वो स्टार्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाए, कि वहाँ इन्वेंट्री मौजूद ही ना हो और उसको मजीद इन्वेंट्री की तलब हो। क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट, क्योंकि पहले ही एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर है ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम में, तो अगर उस पर इन्वेंट्री कम हो जाए तो फिर ओवरऑल सिस्टम और ज़्यादा मुतासिर हो जाएगा। तो बफर क्या है, उस प्रोटेक्टिव कैपेसिटी या उस सेफ्टी स्टॉक को कहते हैं जो कि कंस्ट्रेंट के एंड पे आप हमेशा मेंटेन रखते हैं ताकि कभी भी कंस्ट्रेंट जो है स्टार्ट ऑफ इन्वेंट्री ना हो। तीसरी चीज़ है रोप। रोप से मुराद यहाँ एक कम्युनिकेशन सिस्टम है या एक गेटिंग ऑपरेशन है जो कि ये इंश्योर करता है कि कंस्ट्रेंट पे कितना मटेरियल आना है और कितना मटेरियल उससे आगे निकल गया है। तो ये जो फ्लो ऑफ द मटेरियल कंस्ट्रेंट एंड पे या ओवरऑल सिस्टम में कितना मटेरियल इनपुट होना है और कब होना है और कब उससे निकलना है, दैट गेटिंग ऑपरेशन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द रोप। तो ये कॉन्सेप्ट है ड्रम बफर रोप, जो कि कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट में यूज होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या मुराद है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग से मुराद ये है कि जब भी आप कभी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे होते हैं या कोई न्यू वेंचर करने जा रहे होते हैं, तो न्यू वेंचर जो है वो शुरू करने से पहले आप ओवरऑल मार्केट या एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या जो स्ट्रेटजीज लेके जा रहे हैं उसका क्या असर होगा और इस वक्त एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। जैसे अगर हम ये आजकल की बात करें तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग फॉर द न्यू वेंचर्स, कुछ वेंचर्स के लिए जो कि लेट्स से हॉस्पिटल सप्लाई से रिलेटेड है, ऑनलाइन या ई-कॉम बिजनेस से रिलेटेड है, उनके लिए फेवरेबल या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। बट अगर कोई लेट्स से रिटेल सिस्टम कोई इस तरह का जिसमें आपको फिजिकल जो है शॉप्स चाहिए और फिजिकल बिजनेस करना है, जिसमें उसके लिए जो है कोविड-19 वाला एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना कि कब कौन सी चीज़ क्या करनी है या फ्यूचर की कि पोस्ट कोविड-19 क्या एनवायरनमेंट होगा, उसके हिसाब से क्या बिजनेस करना चाहिए। तो दैट स्कैनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजीज, दैट व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू विन इन द मार्केट। So that scanning of the strategies according to the environment is known as environmental scanning. आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है एक्सेसिव कैपेसिटी। एक्सेसिव कैपेसिटी क्या होती है? वो ओवर एंड अबव कैपेसिटी है जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है और प्रोटेक्टिव कैपेसिटी के ओवर एंड अबव हो। यानी एक्सेस कैपेसिटी से मुराद वो कैपेसिटी है जो कि एक आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा सेफ्टी या प्रोटेक्टिव कैपेसिटी रखी हुई होती है। तो वो प्रोडक्शन प्लस प्रोटेक्टिव कैपेसिटी, 100 यूनिट लेट से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 20 यूनिट आपने प्रोटेक्टिव कैपेसिटी यानी सेफ्टी कैपेसिटी रखी हुई है। अगर इससे भी ऊपर आपकी जो रिसोर्स है जो कि अंडर द कंस्ट्रेंट नहीं है, जिसमें किसी किस्म का कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर 120 के ऊपर मजीद आपके पास 20 पीसेस की गुंजाइश मौजूद है तो वो 20 पीसेस क्या है, एक्सेसिव कैपेसिटी। सो that is actually the definition of the excessive capacity, that a capacity which is over and above the production and protective capacity is actually known as excessive capacity or excess capacity. अब आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को चांद रात मुबारक हो। और इस चांद रात के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इस रात को जो है वो आमतौर पे हम लोग फरामोश कर देते हैं और आमतौर पे लोग इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते।
اس رات کا جو نام ہے جو کہ احادیث میں بھی آیا ہے دیٹ از ایکچولی نون ایز لیلۃ الجائزہ. اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو نائٹ آف ریوارڈ اور ورچوس نائٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک نیک رات یا ایسی رات جو کہ جس میں انعام ملتا ہے. عربی میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اور دو احادیث میں یہاں کوٹ کروں گا کہ ایک سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات میں خاص طور پہ یہ جو دو راتیں یعنی دونوں عیدین سے پہلے والی جو راتیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک رات یہ لیلۃ الجائزہ ہے، تو جس شخص نے ان دونوں عیدین سے پہلے والی رات کو عبادت کی، عبادت میں اپنا وقت صرف کیا، تو اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوگا جب باقی سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. جب باقی سارے دل مردہ ہوں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو زندہ رکھے گا اور وہ حق بات پہ رہے گا. دوسری ایک حدیث ہے جو کہ مفاتح الجنان سے روایت ہے اور اس میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور برگزیدہ فرشتے جو اعلیٰ مقام فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، اور حضرت جبرائیل نے حضرت اسرافیل جن کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈائریکٹ احکام لیتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو شخص بھی اس رات کو جو ہے وہ عبادت کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئے ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہوگا، اس کے سجدے کے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام نیک اعمال جو اس نے رمضان میں کیے ہوں گے وہ قبول کر چکا ہوگا اور اس سے جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوں گی اس کو معاف کر چکا ہوگا. تو یہ دو احادیث ہیں جو کہ لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ رات بھی بہت عبادت والی رات ہے. تو اس رات کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی کہا ہے کہ اس رات کو بھی بجائے ہم اس میں وقت ضائع کریں اور یہ سوچیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، اس رات کو جو ہے وہ ہم عبادت کرتے ہوئے گزاریں. تو یہ بھی ایک بہت اہم رات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ کل پھر مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا اور عید مبارک. اس میسیج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.